हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सिविल इंजीनियरिंग एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का नेक्स्ट लेक्चर पढ़ने वाले हैं। आज का टॉपिक है टॉर्शन। टॉर्शन का पार्ट 1 हम लोगों ने अपने चैनल पे अपलोड कर दिया है। उस लेक्चर में हम लोगों ने टॉर्शन का इंट्रोडक्शन देखा था और टॉर्शन से रिलेटेड कुछ बेसिक टेक्निकल टर्म्स पढ़ी थी। आज का जो लेक्चर हमारा है, इसमें हमारा पूरा फोकस है टॉर्शन के जो इम्पोर्टेंट फॉर्मूले हैं, जो बहुत से बार WRD PWD के एग्जाम में पूछे हुए हैं। ये फॉर्मूले हम स्टडी करने वाले आज के लेक्चर में, तो इस वीडियो को एंड तक देखें। और अगर आप चैनल से नए जुड़ रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ऑन कर दें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली टेक्निकल टर्म जो आज पढ़ने वाले हम लोग, वो है पावर ट्रांसमिटेड बाय शाफ्ट। सबको पता है कि शाफ्ट का पर्पस क्या होता है, पावर ट्रांसमिट करना एक जगह से दूसरी जगह के ऊपर। तो पावर कैसे निकालते हैं हम शाफ्ट की, उसका फॉर्मूला है ट्वाइस बाय NT/60। अगर आपको पावर वैट के फॉर्म में निकालना है तो उसका फॉर्मूला होता है ट्वाइस बाय NT/60। और उस फॉर्मूले में जो n है, वो n को बोलते हैं हम लोग नंबर ऑफ RPM। RPM का मीनिंग होता है रिवॉल्यूशन पर मिनट, और जो t है उसे बोलते हैं हम लोग मैक्सिमम टॉर्क। तो आपको यहाँ एक बात ध्यान में रखने की है, अगर आपको पावर का आंसर वैट में चाहिए होगा तो आपको टॉर्क का आंसर हमेशा न्यूटन मीटर में ही रखना होगा। अगर आप टॉर्क न्यूटन मीटर में रखते हो तो ही इस फॉर्मूले से आपको पावर का आंसर वैट में मिलने वाला है, ठीक है। और एक और फॉर्मूला है पावर निकालने के लिए, ट्वाइस बाय NT/4500। ये फॉर्मूला हमको पावर का आंसर देता है इन टर्म्स ऑफ हॉर्स पावर में। अगर आपको पावर हॉर्स पावर में निकालना है तो आपको इस फॉर्मूले का यूज करना होगा। और इसमें आपको एक बात ध्यान में रखने की है कि यहाँ जो टॉर्क आपको चाहिए, वो टॉर्क आपका होना चाहिए केजी मीटर में। अगर आपका टॉर्क केजी मीटर में होगा तो ही इस फॉर्मूले से आपको पावर का आंसर हॉर्स पावर में मिल सकता। और एक हॉर्स पावर का मीनिंग होता है 746 वैट। तो ये कन्वर्शन पे ध्यान में रखना। और पावर को हम रिप्रेजेंट करते हैं इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटेशन। रोटेशन की फ्रीक्वेंसी क्या है, उस फॉर्म में हम पावर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये दो टर्म आप लोग ध्यान में रखना, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट टर्म देखते हैं। इस स्लाइड में आप लोगों को 3 टर्म दिख रही होंगी। यहाँ पे अपने को पढ़ना है टॉर्शनल रिजिडिटी, टॉर्शनल स्टिफनेस और टॉर्शनल फ्लेक्सिबिलिटी। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे टॉर्शनल रिजिडिटी। तो इसका मीनिंग क्या होता है, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ पोलर MI मतलब IP एंड मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। तो पोलर MI और मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी का प्रोडक्ट, उसे बोलते हैं हम लोग टॉर्शनल रिजिडिटी, ठीक है। इसका कोई सिंबल नहीं है दोस्तों, तो आपको इसका फुल फॉर्म ध्यान में रखने का है। सेकंड टर्म है टॉर्शनल स्टिफनेस। टॉर्क रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस यूनिट एंगल ऑफ ट्विस्ट इज नोन एज टॉर्शनल स्टिफनेस। तो एक पर्टिकुलर एंगल ऑफ ट्विस्ट के लिए कितना टॉर्क हमें लगता है, उसे बोलते हैं हम लोग टॉर्शनल स्टिफनेस। इसे आप T/θ बोल सकते हैं, या अगर आपको इसका दूसरा फॉर्मूला चाहिए डाटा गिवन के ऊपर से, आपको अगर टॉर्शनल स्टिफनेस निकालना है तो उसका एक फॉर्मूला होता है G/IP/L। G/IP/L। तो यहाँ से आपको एक बात ध्यान में आ गई होंगी, जैसे जैसे आपका IP बढ़ेगा वैसे वैसे आपकी स्टिफनेस भी बढ़ेगी, क्योंकि IP न्यूमरेटर में है। और जैसे जैसे आपकी स्टिफनेस बढ़ेगी वैसे वैसे एंगल ऑफ ट्विस्ट कम होगा, क्योंकि एंगल डिनोमिनेटर में है। तो यहाँ से इंपॉर्टेंट नोट पॉइंट ध्यान में रखने का है, इफ स्टिफनेस इंक्रीजेस, इफ IP इंक्रीजेस, stiffness also increases, and if stiffness increases, angle of shaft decreases, angle of twist decreases, ठीक है दोस्तों। थर्ड टर्म देखिए टॉर्शनल फ्लेक्सिबिलिटी। इसका क्या मीनिंग होता है, ये पूरा उल्टा है। टॉर्शनल स्टिफनेस का रेसिप्रोकल होता है टॉर्शनल फ्लेक्सिबिलिटी। एंगल ऑफ ट्विस्ट प्रोड्यूस्ड बाय यूनिट टॉर्क इज कॉल्ड एज टॉर्शनल फ्लेक्सिबिलिटी। तो इसका रेसिप्रोकल है पूरा स्टिफनेस का, तो फॉर्मूला भी उल्टा रहेगा, L/G/IP। तो यहाँ पे जो नोट पॉइंट बनेगा वो उल्टा बन जाएगा। अगर आपका IP बढ़ता है तो स्टिफनेस बढ़ता है, इसका मतलब अगर आपका IP बढ़ रहा तो फ्लेक्सिबिलिटी का होगा डिक्रीज होगा। जैसे जैसे आपका पोलर MI बढ़ते जाएगा वैसे वैसे स्टिफनेस बढ़ते जाएगा, लेकिन फ्लेक्सिबिलिटी का होता जाएगा डिक्रीज होते जाएगा। तो ये दो इंपॉर्टेंट नोट पॉइंट ध्यान में रखो, ठीक है। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम पढ़ेंगे कि अगर हम बेंडिंग और टॉर्शन के इफेक्ट इंडिविजुअली कंसीडर करते हैं कोई ऑब्जेक्ट पे, और अगर उसके इफेक्ट हम साथ में कंसीडर करते हैं किसी ऑब्जेक्ट पे, तो उससे स्ट्रेस पे क्या फर्क पड़ता है, स्ट्रेस कैसे निकालते हैं। ये फॉर्मूले बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कोई भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से,
तो आप इस फॉर्मूले को जरूर नोट डाउन कर लीजिए और ये सारे फॉर्मूले लर्न कर लीजिए। देखिए पहला फॉर्मूला, इफेक्ट ऑफ प्योर बेंडिंग। अगर सिर्फ बेंडिंग का इफेक्ट कर रहे हैं हम लोग, अगर सिर्फ बेंडिंग का इफेक्ट कंसीडर कर रहे हैं हम लोग, तो वहां मैक्सिमम स्ट्रेस कैसे निकालते हैं? उसका फॉर्मूला क्या है सिग्मा मैक्स का? 32m/πd³। अगर आप बेंडिंग का इफेक्ट कंसीडर कर रहे हो तो आपको कौन सा स्ट्रेस मिलेगा? आपको मिलेगा बेंडिंग स्ट्रेस, बराबर। और अगर आप प्योर टॉर्शन का इफेक्ट कंसीडर कर रहे हो तो आपको कौन सा स्ट्रेस मिलेगा? शियर स्ट्रेस। तो टॉर्शन में अगर हम शियर स्ट्रेस निकालने की कोशिश करते हैं तो उसका फॉर्मूला आता है 16t/πd³। दोस्तों पार्ट 1 के अंदर मैंने ये सारे फॉर्मूले, टॉर्शन का शियर स्ट्रेस कैसे निकालते, बेंडिंग स्ट्रेस कैसे निकालते, ये पार्ट 1 में मैंने एक्सप्लेन किया हूँ। तो जिन लोगों ने अभी तक पार्ट 1 नहीं देखा है, इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है, वहां जाके आप लोग पार्ट 1 जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए अगर हम बेंडिंग और टॉर्शन का इफेक्ट साथ में कंसीडर करते हैं तब हम बेंडिंग स्ट्रेस और शियर स्ट्रेस कैसे निकालेंगे? तो सिग्मा मैक्स का फॉर्मूला होता है 16/πd³ इन ब्रैकेट m ± √m² + t²। और टाउ मैक्स का फॉर्मूला होता है शियर स्ट्रेस का 16/πd³ इंटू √m² + t²। तो ये चार फॉर्मूले बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग जरूर याद कर लीजिए, ठीक है। तो अब हम देखते हैं इक्विवेलेंट बेंडिंग मोमेंट क्या होता है। ऐसा बेंडिंग मोमेंट जो उतना ही शियर स्ट्रेस प्रोड्यूस करता है जितना शियर स्ट्रेस बेंडिंग और टॉर्शन मिलकर प्रोड्यूस करते, उस बेंडिंग मोमेंट को बोलते हैं हम लोग इक्विवेलेंट बेंडिंग मोमेंट। तो बेंडिंग मोमेंट, अमाउंट ऑफ बेंडिंग मोमेंट व्हिच प्रोड्यूसेस सेम अमाउंट ऑफ मैक्सिमम स्ट्रेस as it was produced by combined effect of moment and torsion। तो इक्विवेलेंट बेंडिंग मोमेंट निकालने का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू m प्लस √m² + t²। इस फॉर्मूले से आप इक्विवेलेंट बेंडिंग मोमेंट निकाल सकते हैं और इसका सिंबल होता है m∗e, ठीक है। दोस्तों अगर आपको पार्ट 1 देखना होगा टॉर्शन का तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है, वहां से आप लोग पार्ट 1 देख सकते हैं। और सॉम के सारे लेक्चर्स आप लोग देख सकते हैं, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। और आपके प्लेलिस्ट में जाके भी आप लोग सॉम के सारे लेक्चर्स देख सकते हैं, ठीक है। दोस्तों अब हम देखेंगे कि इक्विवेलेंट टॉर्क क्या होता है। जैसा इक्विवेलेंट बीएम देखा वैसे ही इक्विवेलेंट टॉर्क क्या होता है। तो वैसे ही इट इज दैट टॉर्क व्हिच प्रोड्यूसेस सेम अमाउंट ऑफ मैक्सिमम शियर स्ट्रेस एज प्रोड्यूस्ड बाय कंबाइंड इफेक्ट ऑफ मोमेंट एंड टॉर्क। तो मोमेंट और टॉर्क दोनों मिलके जितना शियर स्ट्रेस प्रोड्यूस करते उतना ही शियर स्ट्रेस अगर टॉर्क अकेला प्रोड्यूस कर सकता तो उस टॉर्क को हम लोग बोलते इक्विवेलेंट टॉर्क, ठीक है। और उसका सिंबल है t∗e और उसको फॉर्मूला है निकालने का √m² + t², ठीक है। तो ये सारे फॉर्मूला आप लर्न कर लो। एक और टर्म है स्ट्रेन एनर्जी ड्यू टू टॉर्शन। अगर ट्विस्टिंग मूवमेंट के कारण स्ट्रेन एनर्जी फॉर्म होती है, बॉडी डिफॉर्म होती है, तो वो स्ट्रेन एनर्जी हम कैसे निकालते हैं? इन टर्म्स ऑफ शियर स्ट्रेस में फॉर्मूला है ये, ठीक है। ये जो फॉर्मूला है ये इन टर्म्स ऑफ शियर स्ट्रेस में है। तो क्या होती है स्ट्रेन एनर्जी इन टर्म्स ऑफ टॉर्शन? U = τ²/4g × वॉल्यूम। इसमें टाउ मतलब क्या होता है? शियर स्ट्रेस, इसलिए इसे बोला है स्ट्रेन एनर्जी इन टर्म्स ऑफ शियर स्ट्रेस τ²/4g × v, ठीक है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको मैंने टॉर्शन से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले बता दिया। आशा करता हूँ कि आप लोगों को सारे फॉर्मूले समझ में आए होंगे। आप लोगों को आज का लेक्चर पसंद आया होगा तो प्लीज इसे लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स में। और चैनल से आप लोग नए जुड़ रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को भी ऑन कर दो ताकि आपको हमारे सारे अपडेट्स की नोटिफिकेशन तुरंत अपने मोबाइल पे सबसे पहले मिल सके। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।